हाय गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारी जो क्लासेस चल रही हैं यूपी टेट के लिए, तो आज का जो टॉपिक है हिंदी में वो है लिंग। इससे पहले हमने 3 से 4 टॉपिक अपनी कंप्लीट कर ली है। अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो तो चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लें और वीडियो को पूरा देखा करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिंग, जेंडर। ठीक है, अब लिंग कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है, भेद इसके, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इसमें। जो लिंग शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है निशान या चिन्ह। लिंग का अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए, लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो होता है निशान या चिन्ह। ठीक है, अब परिभाषा देखें तो संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की जाति मतलब स्त्री या पुरुष का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। क्या कहा गया है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के जाति मतलब कि वह स्त्री है या पुरुष है का बोध हो तो उसे कहते हैं लिंग। हिंदी में लिंग की संख्या अगर देखी जाए या प्रकार देखे जाए तो हिंदी में 2 प्रकार के लिंग हैं, संस्कृत में 3 प्रकार के हैं। अब हिंदी में जो 2 प्रकार के लिंग हैं वो कौन कौन से हैं? तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। एक अपवाद में आ जाता है उभयलिंग। क्या आ जाता है? उभयलिंग। ठीक है, तो पुल्लिंग में से होता है जिससे पुरुष जाति का बोध हो, स्त्रीलिंग मतलब कि जिससे स्त्री जाति का बोध हो, और जो पुल्लिंग है ये क्या होता है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग होते हैं, उन्हें कहते हैं उभयलिंग। क्या कहते हैं? उभयलिंगी या उभयलिंग की श्रेणी में रखा जाता है। तो मैंने आपको बताया स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, तो जिससे स्त्री जाति का बोध हो मतलब वह संज्ञा शब्द जिससे स्त्री जाति का बोध हो वो स्त्रीलिंग कहलाएंगे, और वह संज्ञा शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध हो वो पुल्लिंग कहलाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे जो उभयलिंग हमारा है या उभयलिंगी है, इसके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब उभयलिंग के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आ सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति हो गया, तो राष्ट्रपति महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकते हैं, तो कहते हैं ना महिला राष्ट्रपति या पुरुष राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, वकील, और जैसे मान लीजिए कि आप क्या है कि कोई केस आपको लड़ना है, ठीक है, अदालत में, तो आप वकील रखेंगे। तो अगर पुरुष वकील होगा तो आप कहेंगे वकील साहब, लेकिन अगर वही महिला वकील होगी तो आप वकील साहिबा कहेंगे। क्या कहेंगे? वकील साहिबा कहेंगे। तो क्या कहा गया है कि जो उभयलिंगी, यहाँ से प्रश्न बनता है आपका कि उभयलिंगी जो शब्द है वो क्या है कि जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयुक्त हो। स्त्री और पुरुष के लिए दोनों के लिए क्या हो, समान रूप से प्रयुक्त होने वाले शब्द को उभयलिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयलिंगी कहते हैं। प्रधानमंत्री हो गया, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, खिलाड़ी, ये सब क्या है? उभयलिंगी शब्द हैं, क्योंकि इन सभी में स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से आते हैं। ठीक है, अब पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे, मतलब कौन सा शब्द पुल्लिंग है कैसे पहचानेंगे, या कौन कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो जितने भी हमारे महासागर हैं, महासागर कितने हैं? 5 हैं। तो ये जो पांचों महासागर के नाम है ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। जो 5 महासागर हैं कौन कौन से? तो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, और एक कौन सा है बताइए? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, और एक और कोई है मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, जो होगा अब देख लीजिएगा, 5 है। ठीक है, अब हम पर्वतों के नाम, पर्वतों के जो नाम है ये भी हमारे क्या है? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे हिमालय, विंध्याचल, अरावली, शिवालिक, एंडीज, ये सब जितने भी पर्वत के नाम हैं ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। मतलब कि अगर कोई वाक्य दे दिया गया कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत केटू है जो कि भारत में स्थित, तो जो केटू या गॉडविन एस्टीन है ये क्या है? एक पर्वत है। तो ये जो पूछा गया कि
इसमें पुल्लिंग शब्द मतलब है, कौन-सा पुल्लिंग शब्द है? तो जो हमारा गॉडविन ऑस्टिन या केटू दिया रहेगा, यही हमारा क्या रहेगा? पुल्लिंग शब्द रहेगा। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि जितने भी पर्वत के नाम हैं, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आएँगे। ग्रहों के नाम, ये ग्रहों के नाम अधिकांश क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे ग्रह कौन-कौन से हैं? 8 ग्रह हैं। जैसे सूर्य ये तो तारा है, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब इसमें अपवाद स्वरूप एक ये पृथ्वी जो है, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। अगर हम ये याद रखें कि हमारे जो ग्रह हैं, सभी ग्रह पुल्लिंग होते हैं, लेकिन जो पृथ्वी है ये भी एक ग्रह है, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। तो ये अपवाद स्वरूप आ जाएगा कि अ, पृथ्वी किस लिंग के अंतर्गत आएगा? तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। पृथ्वी को छोड़कर सारे ग्रह क्या है? हमारे पुल्लिंग है। ठीक है। अब हम देखते हैं वृक्षों के नाम। तो वृक्ष के नाम जितने भी हैं, एक दो छोड़कर, जैसे कि कौन कौन से? जैसे खेजड़ी, और एक और कोई है, बता रहे, रुकिए 1 मिनट। अगर आपने ईवीएस सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा, जो अभी हाल ही में हुआ है, फरवरी में था, तो उसमें ईवीएस में खेजड़ी का वृक्ष से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो जो राजस्थान में पाया जाता है, मतलब रेगिस्तानी इलाके में। तो खेजड़ी और इमली का जो वृक्ष है, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। इन दो वृक्षों को छोड़कर सारे ही हमारे पुल्लिंग होते हैं। जितने भी वृक्ष के नाम होंगे, सभी पुल्लिंग के नाम होंगे। जो सिर्फ 2 शब्द आप याद रखना है आपको, कि खेजड़ी और इमली स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे, बाकी सभी जो है, जितने भी वृक्ष के नाम है, सब पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। अब हम अनाज के नाम की बात कर लेते हैं। तो जो अनाज के नाम है, अनाज के नाम इसमें से इसमें कौन कौन से? चावल, चना, जौ, गेहूँ, बाजरा, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे सरसों हो गया, मूंग हो गया। कौन कौन से? सरसों, मूंग, ज्वार, और अरहर, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से 4 शब्द? सरसों, ज्वार, मूंग और अरहर, ये क्या है? हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। इन चारों को छोड़कर जितने भी हमारे अनाज हैं, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। तो 4 कौन कौन से हैं? इसमें 2 ही दिया गया है, 2 और सुन लीजिए आप लोग। कौन से? अरहर और ज्वार। अरहर और ज्वार, मूंग और सरसों, ये 4 हमारे स्त्रीलिंग हैं, और बाकी सभी जो अनाज के नाम हैं, सब पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। फिर है धातु एवं द्रव्य पदार्थ। धातु एवं द्रव्य पदार्थ जितने हैं, सभी हमारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप हैं, जैसे चांदी, चाय, कॉफ़ी, लस्सी, शराब, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। कौन कौन से स्त्रीलिंग है? धातु एवं द्रव्य पदार्थ के अंतर्गत तो चांदी, चाय, कॉफ़ी, लस्सी और शराब, ये क्या है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। और जो पुल्लिंग है वो क्या? जैसे पीतल, पारा, पीतल, तांबा, लोहा, घी, पानी, तेल, दूध, शरबत, काढ़ा, सिरका, ये सब आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। आप हमें तो यही इजी लग रहा है कि जो स्त्रीलिंग है धातु एवं द्रव्य में, या तो आप पुल्लिंग याद कर लें, तो पुल्लिंग जैसे बहुत ज़्यादा है, तो मेरी राय तो यही रहेगी कि जो अपवाद हैं, उसको आप याद कर लें। अपवाद के बाद जो भी आएगा, सब हमारा पुल्लिंग में आ जाएगा। ऐसा अगर आप याद कर लें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आसानी भी हो जाएगी, क्योंकि अपवाद अपवाद आप छाँट लेंगे, मतलब जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, बाकी सारे पुल्लिंग में बच जाएंगे। ठीक है। तो धातु एवं द्रव्य जो हैं पुल्लिंग है, उनमें से कुछ अपवाद हैं। कौन कौन से? चांदी, चाय, कॉफ़ी, लस्सी और शराब, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं, और बाकी जो हैं वो हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। रत्न के नाम, जैसे पुखराज, पन्ना, हीरा, मूंगा आदि, जितने भी हमारे रत्न हैं, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। जितने भी शब्द हैं, रत्न के शब्द, मतलब जो रत्नों वाले शब्द हैं, ये हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। शरीर के अंग, मतलब जो हमारे शरीर या देह के अव्यय, ऐसे भी आ सकता है, देह के अव्यय। ठीक है। देह मतलब शरीर, अव्यय मतलब भाग। तो शरीर के भाग या अंग, जैसे माथा, दांत, कान, आँख, ये कौन कौन से अंग हो गए? जितने भी हमारे अंग हैं, सभी किसके अंतर्गत आएंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। माथा, हाथ, दांत, कान, गला, नाखून, अंगूठा, मुंह आदि। ठीक है।
अब विशेष प्रत्यय वाले शब्द जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि प्रत्यय क्या होता है, मैंने कई बार आपको बताया कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं वह हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से प्रत्यय, दान हो गया, खाना, वाला, ये क्या है, पुल्लिंग वाले हैं। मतलब कि जिन शब्द के पीछे दान, खाना या वाला लगा होगा वो पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। जैसे पीक दान, मतलब पीक मतलब थूक दान जिसे बोलेंगे हम लोग, जिसमें व्यक्ति देखते होंगे ऑफिस वगैरह में जो लोग गुटखा खाते हैं ना, बगल में एक डिब्बा रखे रहते हैं उसमें थूकते हैं वही पीक दान है। खानदान, ठीक है, दवा खाना, जेल खाना, दूध वाला, दुकान वाला, ये सब क्या है, पुल्लिंग के शब्द हैं। तो कौन कौन से प्रत्यय, दान, वाला, खाना, ये प्रत्यय अगर किसी शब्द के पीछे लगे हैं तो पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। अब हम बात करते हैं कि हिंदी वर्णमाला के जितने भी वर्ण हैं, कुछ वर्ण एक दो छोड़कर तीन वर्णों को छोड़कर बाकी सब पुल्लिंग है। कौन से वो तीन वर्ण है, वो तीन वर्ण ही आप याद रख लें कि कौन से वर्ण स्त्रीलिंग है, बाकी सारे पुल्लिंग है। ई और री, मतलब छोटी ई, बड़ी ई और री, ये स्त्रीलिंग है, और बाकी जितने भी वर्ण हैं वो हिंदी वर्णमाला के सभी क्या है, पुल्लिंग है। तो सभी याद करने से अच्छा है कि आप तीन ही वर्ण याद कर लें, आसानी भी होगी और अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो ई और री, ईरी, ऐसे याद कर सकते, ईरी, ईरी, ऐसे बोले आप लोग, ईरी, 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 ये क्या है, स्त्रीलिंग है, और बाकी सब पुल्लिंग है। ठीक, याद हो गया, तुरंत आ गया। अब हम बात करते हैं स्त्रीलिंग, ये तो सारे पुल्लिंग की पहचान होगी। अब हम बात करते हैं जो स्त्रीलिंग शब्द है इसकी पहचान कैसे करेंगे, या कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। जैसे इकारांत वाले शब्द। अब इकारांत क्या है, तो जिन शब्दों के पीछे ई की मात्रा लगी हो वो हमारे ईकारांत के अंतर्गत आएंगे। तो जो जितनी भी ईकारांत संज्ञाएं हैं अपवाद छोड़ के सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। जैसे टोपी, गोपी, रोटी, नदी, चिट्ठी, ये सब क्या है, हमारे इकारांत के शब्द हैं। अब फिर आ जाता है सकारांत। सकारांत में जिसके पीछे सा लगा हो, मतलब जो भी शब्द दिया गया उसके पीछे अगर सा लास्ट में अंत में सा आ रहा है तो वो सकारांत हो जाएगा। तो जैसे प्यास, मिठास, रास, इसमें जो अपवाद है जैसे निकास और कांस, मतलब कांसा जो होता है ना, तो निकास और कांसा ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। लेकिन और जितने भी इन दोनों को छोड़कर जितने भी सकारांत संज्ञाएं आएंगी सभी हमारी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञाएं। जैसे जिन भाववाचक संज्ञाओं में जिसके पीछे या अंत में क्या लगा होगा, वट, हट और टा आता है, वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे झंझट, तो झंझ में क्या जुड़ गया, टा जुड़ गया तो झंझट हो गया। सजावट, सजना में क्या हो गया, आवट जुड़ गया तो सजावट हो गया। थकावट और कड़वाहट, देखो, टा, वट, वट, हट, मतलब जिन जो भाववाचक संज्ञा कौन कौन सी हैं, टा, वट, हट, ये जो भाववाचक संज्ञाएं हैं इसमें क्या होता है कि स्त्री, ये भाववाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, ये स्त्रीलिंग होती है। कौन कौन सी भाववाचक संज्ञाएं, तो वट, हट और टा, मतलब जिन भाववाचक संज्ञा में पीछे वट्टा लगा हो, वट लगा हो और आहट लगा हो वो आपकी क्या होंगी, स्त्रीलिंग होंगी। और नदियाँ, जितनी भी नदियाँ हैं, मतलब कुछ अपवाद को छोड़कर जितनी भी नदियाँ हैं हमारे क्या हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत, सॉरी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगी। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। अब अपवाद इसमें कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो अपवाद इसमें है 4 नदियाँ, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सोन और सतलुज। अब बाकी सारी नदियों को रटने से अच्छा है जो अपवाद है वही याद कर लें आप। जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सोन नदी और सतलज नदी, ये क्या है, पुल्लिंग है। बाकी सारी स्त्रीलिंग नदियां हैं। मतलब नदियों के नाम इन चारों को छोड़कर बाकी सब क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक, झील के नाम, ये जितनी भी झीलें हैं सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगी। जैसे चिल्का झील, डल झील, उलर झील और लोनार झील, ये सब क्या है, हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। मसाले, तो मसालों में हम देखते हैं जितने भी मसाले हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, तो मसालों के नाम जितने भी हैं वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। कौन कौन से मसाले,
लौंग, इलायची, हल्दी, सुपारी आदि। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं। अब कौन कौन से अपवाद हैं उसको देख लेते हैं। तो जीरा ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। धनिया पुल्लिंग शब्द है। तेज पत्ता पुल्लिंग है और केसर भी पुल्लिंग शब्द है। तो हम तो यही सुझाएंगे, आपको 2 से 3 बार यही बता चुके हैं। बहुत लोग तो बोर भी हो गए हैं कि एक ही चीज़ बता रही हैं बार बार। तो फिर से भी बता रही हूँ, भले ही आपको अच्छा ना लग रहा हो, कि अपवाद अगर आप याद कर लेते तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन भी बनने के चांसेस होते हैं यहाँ से, ठीक है। भाषा और बोली, लिपि, ये सब क्या है, आपके सारे ही स्त्रीलिंग होते हैं। इसमें कोई अपवाद नहीं है। जितनी भी भाषाएं, आप ऐसे याद रख लें कि जितनी भी भाषाएं हैं, बोली और लिपि, ये सब स्त्रीलिंग है। इसमें कोई अपवाद नहीं है। भाषाएं जैसे कि संस्कृत, हिंदी, ये तो हमारी क्या हो गई, भाषा हो गई। देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ये सब लिपियां हो गई। अरबी, फारसी, सभी क्या है, हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो स्त्रीलिंग भाषा, बोली और लिपि, ये तीनों ही हमारे स्त्रीलिंग है। इसमें कोई अपवाद नहीं है। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने को दे देगा या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने को दे देगा। अब वो कौन कौन से शब्द हैं उसको जान लेते हैं। तो एक तरफ हमारा पुल्लिंग दिया गया है और दूसरी तरफ स्त्रीलिंग दिया गया है। जैसे आपको धनवान दिया गया है। धनवान क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अब उसमें आप वती प्रत्यय जोड़कर क्या करेंगे, अति अति प्रत्यय जोड़कर उसको स्त्रीलिंग बना लेंगे। जैसे धनवान है तो धनवती हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस धनवान का स्त्रीलिंग, धनवती हो जाएगा। आयुष्मान, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा, आयुष्मती हो जाएगा। श्रीमान पुल्लिंग है और श्रीमान का स्त्रीलिंग हो जाएगा श्रीमती। ठीक है। और इसमें से आप लोग जो वर्तनी है इसको देखते रहिएगा, क्योंकि जो शुद्ध वर्तनी या शुद्ध वर्तनी पूछी जाती है आप में, ये सब जितने भी शब्द दिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, अलग कहीं से नहीं लिया गया है। ठीक है। तो धनवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, धनवती हो जाएगा। आयुष्मान का स्त्रीलिंग आयुष्मती। श्रीमान का स्त्रीलिंग श्रीमती। अभिनेता का स्त्रीलिंग अभिनेत्री। और रचयिता का स्त्रीलिंग रचयित्री। ये आप ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे यहाँ पर, आप ध्यान रखेंगे इसकी वर्तनी, रचित्री, कत्री, दात्री, ये सारे क्योंकि पूछे जाते हैं भाई आपके एग्जाम में। कर्ता, कर्ता हमारा पुल्लिंग है और इसका जो स्त्रीलिंग हो वो कर्त्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कत्री हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दाता, दाता का स्त्रीलिंग दात्री हो जाएगा। ये वर्तनी देखिएगा, दात्री का आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कवि, कवि पुल्लिंग है और इसका जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वो कवित्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कवित्री। ये भी पूछा गया है। क्या हो जाएगा, कवित्री। ये वर्तनी देख लीजिएगा। ठीक है। विद्वान, विद्वान का जो ये स्त्रीलिंग होगा विदुषी हो जाएगा। साधु का जो स्त्रीलिंग होगा वो साध्वी हो जाएगा। और साधु का अगर विलोम पूछा जाए तो असाधु हो जाएगा। साधु का विलोम क्या हो जाएगा, असाधु हो जाएगा। ठीक है। वीर का जो स्त्रीलिंग होगा वो वीरांगना हो जाएगा। सम्राट का सम्राज्ञी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम्राज्ञी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे जिन्हें जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कभी ना कभी। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे, इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी लीजिएगा। अगर नोट्स बनाए रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि ईवीएस है। उसमें हम आज क्या देखेंगे, फूड चैन, और जिसे हम क्या बोलते हैं, खाद्य जाल बोलते हैं, उसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप मुझसे भरोसे के साथ जुड़ सकते हैं कि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।